गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मैं विक्रेता और क्रेता के अधिकार और दायित्व जो धारा 55 में धारा 55 इन बातों को एक्सप्लेन करती है। इन उनके अधिकार और दायित्व को निर्धारित करती है। यदि संविदा में कोई तत्प्रतिकूल संविदा ना हो, मतलब संविदा में ऐसा आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया हो है कि हाँ इस संपत्ति को लेकर हमारे क्या अधिकार क्या दायित्व रहेंगे, तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्रेता और विक्रेता दोनों के दायित्व बताती है। वे दायित्व क्या हैं? पहले हम विक्रेता के दायित्व की बात करेंगे। जो संपत्ति को बेचान कर रहा है उसके क्या दायित्व हैं, कि जो क्रेता है उसके प्रति उसके क्या दायित्व हैं। पहला, यदि संपत्ति में मटेरियल डिफेक्ट हो तो क्रेता को बताए। मटेरियल डिफेक्ट ये कह सकते हैं कि इस तरह का डिफेक्ट है जो सामान्य देखने परखने से पता नहीं चलता, उससे लंबे समय तक उपयोग करने पर पता लगता है कि भाई इस संपत्ति में यह प्रॉब्लम है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति कोई ज़मीन खरीद रहा है और उस ज़मीन में कोई फसल नहीं हो सकती, और ये बात विक्रेता को पता है, परंतु क्रेता को वह बात सामान्य देखरेख या मिट्टी की जांच करने से पता नहीं चलती है। तो विक्रेता की जिम्मेदारी है कि वह बताए कि भाई ये इसमें प्रॉब्लम है, ये फसल इसमें नहीं हो सकती है, और यदि आप इस फसल को उत्पादन करने के लिए आप इसको खरीद रहे हैं तो ये ज़मीन आपके काम नहीं आएगी। यह है मटेरियल डिफेक्ट। किसी बिल्डिंग में यदि कोई व्यक्ति गोदाम बनाने के लिए मकान ले रहा है तो उस मकान में सीलन है या उस मकान में बारिश के समय पानी भर जाता है, जो अभी सामान्य सूखे मौसम में देखने में पता नहीं लगेगा, पर बारिश में वहाँ इस ऐसी स्थिति हो जाती है, तो विक्रेता को वह बताए यह मटेरियल डिफेक्ट है। यदि वह नहीं बताता तो ये एक फ्रॉड की श्रेणी में आएगा। इसे बाद में जाकर क्रेता सेल डीड को कैंसिल करवा सकता है और अपने द्वारा दी गई रकम को विक्रेता से पुनः मांग सकता है, मैं ब्याज और धोखाधड़ी का केस भी कर सकता है। दूसरा, विक्रेता के दायित्व क्या है? टाइटल डीड बताए कि उसका इस संपत्ति में जो वो बेचान कर रहा है उससे संबंधित जो भी उसके पास दस्तावेज है वह क्रेता को बताए। रिलेवेंट क्वेश्चन जो भी क्रेता करता है कि भाई इस संपत्ति में से संबंधित जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन है तो उसका उसे जवाब सही उत्तर दे। तीसरा, जब तक उस क्रेता को पोजीशन नहीं देते तब तक उस संपत्ति का ध्यान रखे, उसका कोई लॉस ना होने दे। उससे संबंधित जो भी दस्तावेज है कागज़ है उनको अवेयर कर रखे, चोरी या जलने या किसी भी तरह से नष्ट होने से बचाए। अगली बात है, जो भी उस संपत्ति से संबंध में सरकारी बकाया है, टैक्स है, उसे चुकाए। संपत्ति को टैक्स फ्री इनकम्प्रेंस करे मतलब उसके ऊपर जो भी बकाया है उसकी जो जब तक वह मालिक रहा है उस दौरान उसके ऊपर जो बकाया हुआ है उसे चुकाए। बेचान के बाद उसकी क्या जिम्मेदारी है? जो विक्रेता है क्रेता को कब्जा सौंपे या जिसे वह कहे उसे सौंपे। दूसरा, अप्रत्यक्ष रूप से जब सेल डीड एग्जीक्यूट की जाती है तो ये गारंटी दी जाती है कि ये जो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मेरे पास पूरा टाइटल है, मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट ये इसकी जिम्मेदारी होती है। यदि उसका टाइटल में कोई प्रॉब्लम निकलती है तो भी एक तरीके से फ्रॉड है जो उसकी जानकारी में था और उसने क्रेता को नहीं बताया, तो उस पर भी धोखाधड़ी का केस हो सकता है। अगला, क्रेता द्वारा सारा पेमेंट करने पर उसे रसीद दे कि मैंने मेरी इस बेचान की समस्त राशि प्राप्त कर ली है, एवं टाइटल डीड या उस संपत्ति से संबंधित जो भी उसके पास रिलेवेंट दस्तावेज है वह क्रेता को सौंपे। ये बेचान के पहले और बेचान के बाद
दो स्थिति में विक्रेता की जिम्मेदारी है। इसमें जब तक क्रेता को पेमेंट नहीं मिल जाता, मतलब विक्रेता को उसका धन नहीं मिल जाता, जब तक उसके पास पोजीशन है और उसका पैसा प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वह उस संपत्ति से आने वाला किराया और कोई भी अनपेड लाभ या कोई भी अनपेड पैसा उसमें आता है तो वह प्राप्त करने का अधिकारी, जब तक उसे संपत्ति से संबंधित में समस्त राशि नहीं मिल जाती और वह कब्जा नहीं दे देता, तो वह सारा उससे प्राप्त करने का अधिकारी है। ये हो गया विक्रेता का दायित्व। अब ऐसा ही दायित्व क्रेता के पक्ष में भी आता है। क्रेता भी उस प्रॉपर्टी को जो वह खरीद रहा है उसकी जानकारी में यदि ऐसा कोई तथ्य है कि यह प्रॉपर्टी, ये जानकारी विक्रेता को प्राप्त हो जाएगी तो उस संपत्ति की वैल्यू बढ़ जाएगी, या उस संपत्ति की वैल्यू ज़्यादा है जो क्रेता कम रेट में दे रहा है, पर उस तथ्य को हिडन क्रेता को ये जानकारी हो जानी। जैसे कोई ज़मीन है, उस ज़मीन में कोई गोल्ड माइन है, कोई सिल्वर माइन है, इस बात की जानकारी विक्रेता को नहीं है और वह उस सामान्य रेट में बेच रहा है, पर क्रेता को जानकारी है। यदि ये तथ्य छुपाकर वो उस विक्रेता से वह संपत्ति खरीदता है तो ये भी फ्रॉड की श्रेणी में आएगा। यदि कई बार ऐसा होता है, विक्रेता जैसे भारत में नहीं रहता, विदेश में रहता है, यहाँ की संपत्ति की क्या रेट चल रही है उसे जानकारी नहीं है। यहाँ उस प्रॉपर्टी की रेट 1 करोड़ है और वह व्यक्ति वहाँ विदेश में बैठा बैठा उस व्यक्ति से फ़ोन पे बात करके उस प्रॉपर्टी को 10 लाख में बेचने की बात कर रहा है, क्योंकि उसे जानकारी नहीं है वहाँ की, और इस जो क्रेता है उसको जानकारी है। तो अगर ऐसे तथ्य को छुपा कर क्रेता उससे संपत्ति खरीदता है, यह भी फ्रॉड की श्रेणी में आएगा। या ऐसा कोई हिडन तथ्य जो संपत्ति की वैल्यू बढ़ा देता है वह क्रेता की जानकारी में है और वह विक्रेता को नहीं बताता है, तो ये भी फ्रॉड की श्रेणी में आता है। इस तरह के ट्रांसफ़र को भी विक्रेता बाद में कैंसिल करवा सकता है, क्योंकि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, उसे इस तथ्य की जानकारी नहीं थी, उससे कम राशि देकर ये प्रॉपर्टी खरीद ली गई। अगला, क्रेता की जिम्मेदारी यह होगी कि विक्रेता को उस संबंध में जो भी कीमत तय हुई है फुल पेमेंट अदा करें। क्रेता की यह भी जिम्मेदारी है कि उस प्रॉपर्टी के संबंध में जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन वह पूछना चाहे, जो भी उसकी जानकारी लेना चाहे वह पूछे। यदि सौदा हो जाता है उसके बाद विक्रेता उस संपत्ति को बेचने से मना कर देता है, तो विक्रेता से क्रेता जो उसने पेमेंट दिया है, मई ब्याज, जो भी पैसा उसने दिया मई ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। और कुछ कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि उस संपत्ति के संबंध में क्रेता कोर्ट जाकर के ये संपत्ति मुझे आवश्यक है, मुझे बहुत ज़रूरी थी इसलिए मैंने परचेज करी थी, इस संपत्ति के को ही मुझे चाहिए, इस तरह का विशेष ग्राउंड होने पर वह व्यक्ति संविदा जो की गई है उसके विनिर्दिष्ट पालन के लिए दावा भी ला सकता है और वही संपत्ति उसको ट्रांसफ़र करने का है, पर उसके लिए कोर्ट विवेक का उपयोग करती है। सामान्य कंडीशन में ये नहीं होता। सामान्य कंडीशन में क्रेता को उसके द्वारा चुकाई गई राशि पर ब्याज सहित उसे दिलवाया जाएगा। तीसरा, यदि कोई संपत्ति क्रेता ने क्रय की और बाद में ऐसी परिस्थिति बनी कि वह संपत्ति में नुकसान हो गया है, वह संपत्ति नष्ट हो गई, बाद में पहले से एक कंडीशन नहीं थी उस प्रॉपर्टी की, बाद में हुई, तो वह नुकसान क्रेता ही उठाएगा। जब तक कि विक्रेता को इस बात की जानकारी थी, उसने फ्रॉड नहीं किया, उसके द्वारा किसी तरह का इसमें कोई इन्वेंटमेंटनेस नहीं, ऐसा साबित नहीं हो जाता, तब तक खरीदने के बाद जो भी संपत्ति में लॉस हुआ है, चाहे प्राकृतिक रूप से हुआ है चाहे सरकारी रूप से हुआ है, वह क्रेता स्वयं ही उठाएगा। खरीदने के बाद उससे संबंध में जो भी
टैक्स पे उत्पन्न हुए वह क्रेता ही जमा करेगा। और जब संपत्ति खरीद ली जाती है तो उससे प्राप्त करने का जो भी रेंट या जो भी लाभ उससे उत्पन्न हो रहा है वह प्राप्त करने का अधिकारी है। और जो भी बेनिफिट्स परचेजिंग के बाद, पेमेंट पूरा अदा करने के बाद वह उस संपत्ति में उत्पन्न होता है, वह प्राप्त करने का अधिकारी है। आशा है मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और इससे कोई लाभ हो या इस संबंध में कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आए तो लाइक एंड कमेंट करें। गुड मॉर्निंग।